मित्रों नमस्कार। ज्ञान गांगवे चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप लोग प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी हासिल करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से, और कुछ प्रश्न आपके मगध उत्कर्ष से संबंधित भी मिलेंगे आपको। तो आज आइए एक एक प्रश्न करके हम लोग देखें। पहला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ए विकल्प 326 ईसा पूर्व, बी विकल्प 326 ईसा पूर्व। देखिए दो जगह आपका 326 हो गया है। सी विकल्प 323 ईसा पूर्व, फिर डी विकल्प 323 ईसा पूर्व। अब इसमें देखिए 326 ईसा पूर्व दो जगह है, तो किसी एक को लगाइए आप, ठीक ना, या इसको काट लीजिए और इसको 327 ईसा पूर्व बना लीजिए। और इसमें भी एक कर लीजिए, इसको मान लीजिए ऐसे काट लीजिए, इसको 324 ईसा पूर्व कर लीजिए। अब आपके सामने मान लीजिए विकल्प 326 ईसा पूर्व, फिर 327 ईसा पूर्व, सी 323 ईसा पूर्व, डी 324 ईसा पूर्व। ये मान लीजिए चार विकल्प आपके सामने हो गए। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में किया था, ठीक ना। कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में किया था। अगला प्रश्न है, हाइडेस्पेज या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC यानी ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था? ठीक ना। हाइडेस्पेज है ये, यहाँ थोड़ा सा शब्द ये देख रहे हैं, हाइडेस्पेज है, हाइडेस्पेज, ठीक ना। तो ये हाइडेस्पेज जो युद्ध है उसको झेलम नदी का युद्ध भी कहा जाता है, उसको वितस्ता नदी का युद्ध भी कहा जाता है। क्या? क्योंकि झेलम का ही प्राचीन नाम है वितस्ता, यानी झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या मिलता है? वितस्ता नदी मिलता है। तो इस युद्ध को हाइडेस्पेज कहिए या वितस्ता नदी का युद्ध कहिए या झेलम नदी का युद्ध कहिए, एक ही बात है। तो यह किसके यह युद्ध किनके बीच हुआ था, यानी किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो देखिए ए विकल्प सिकंदर एवं पोरस के मध्य, बी सेलूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, सी चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, डी सिकंदर एवं अम्भी के मध्य। देखिए ये आंसर सही होगा, सिकंदर एवं पोरस के बीच। ये पोरस जो देख रहे हैं पंजाब के पौरववंशी शासक थे, यानी पोरस देख लीजिए, पोरस ये कहाँ के शासक थे? पंजाब के थे। शासक कहाँ के थे? पंजाब। और किस वंश के थे ये? पौरववंशी शासक थे, यानी वंश अगर पूछता है तो पौरव वंश, ये पौरव वंश के थे, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत छत्रपति बनाया? तो यहाँ विकल्प में है ए साइरस, बी डेरियस, आब्लिक दारायवाहू फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ठीक ना, सी जेरियस आब्लिक छयार्स, डी डेरियस आब्लिक दरायवाहू थर्ड, ये थर्ड है, तृतीय। तो इसका सही आंसर होगा डेरियस दारायवाहू होगा। एक बार पुनरावृत्ति करेंगे इस प्रश्न का। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य मिलाया? तो इसका सही आंसर भी होगा डेरियस दारायवाहू फर्स्ट, ठीक ना। अगला प्रश्न,
प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ईरानियों के द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा, डी कुषाणों द्वारा। इसका सही आंसर होगा ईरानियों के द्वारा। यानी ईरानियों के बाद यूनानी भारत पर आक्रमण किए थे, ठीक ना। तो इसका सही आंसर होगा ईरानियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैंद्रमीज कहा गया है? तो भारतीय इतिहास में अग्रमीज के नाम से घनानंद को जाना जाता है। सिकंदर महान जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मगध का राजा कौन था? घनानंद था, और उसी को अग्रमीज कहा गया है, ठीक ना। जिसकी हत्या, घनानंद की हत्या किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब? 323 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए विकल्प महापद्मनंद, बी कालाशोक, सी घनानंद, डी नागार्जुन। तो देखिए, नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने किया था, और महापद्मनंद ने सर्व क्षत्रांतक की उपाधि धारण किया था। यानी क्षत्रियों का वध करने वाला। सर्व क्षत्रांतक का मतलब होता है क्षत्रियों का वध करने वाला। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। कालाशोक शिशुनाग वंश का था, ठीक ना, दूसरा शासक था ये। घनानंद नंद वंश का ही अंतिम शासक था, और नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक था, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो उज्जैन का प्राचीन नाम देखेंगे, ए विकल्प में अवंतिका दिया है, बी तक्षशिला, सी कान्यकुब्ज, डी धान्यकटक। देखिए, इसका सही आंसर होगा अवंतिका। इसका सही आंसर क्या होगा? अवंतिका। 16 महाजनपदों में आप 16 महाजनपदों में अवंती महाजनपद भी आपका नाम मिलेगा, ठीक ना। उसकी राजधानी उज्जैन थी, और ये उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तक्षशिला पाकिस्तान में है, ठीक ना। कान्यकुब्ज कनौज का प्राचीन नाम है। कान्यकुब्ज कनौज उत्तर प्रदेश का जिला है, कनौज पश्चिमी जिला है। उसको महोदया नगर के नाम से भी जाना जाता है। अतिरिक्त में आपको मैं बता रहा हूँ, कान्यकुब्ज का आज वर्तमान में नाम है कनौज, और कनौज को इत्र नगरी भी कहते हैं, उसको महोदया नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और धान्यकटक जो देख रहे हैं, ये अमरावती का नाम है, धान्यकटक। तो यहाँ प्रश्न बन रहा है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो अवंतिका होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा गया है? कुणिक। तो कुणिक कहा जाता था किसको? ए विकल्प बिंबसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु, डी इनमें से कोई नहीं। तो कुणिक उपनाम ए आपका अजातशत्रु का था, और बिंबसार का उपनाम श्रोणिक था, ठीक ना। तो अजातशत्रु का नाम मिलता है अजातशत्रु कुणिक, ठीक ना, कुणिक मिलता है। और बिंबसार का उपनाम श्रोणिक मिलता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बार बार प्रश्न बन गए हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था? यानी प्रश्न है कि शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है? ए विकल्प अजातशत्रु, बी उदयन, सी अशोक, डी घनानंद। तो ये सही आंसर आपका होगा उदयन। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था, और उसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर आपका जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुर मिलता है, ठीक ना। आर्यभट्ट यहीं का रहने वाले थे, ठीक ना, पाटलिपुत्र के। अगला देखिए, अगला प्रश्न, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? उसे काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। देखिए,
तो उसे काक वर्ण के नाम से जाना जाता है। और द्वितीय बौद्ध संगीत किसके संरक्षण में हुआ था, ये प्रश्न में है। तो ए विकल्प शिशुनाग, बी विकल्प कालाशोक, सी नंदिवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कालाशोक। कालाशोक के समय में बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली चुलबगा नामक स्थान पर बुलाई गई थी, ठीक ना। और कब बुलाई गई थी? 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीत इसके समय में बुलाई गई। और इसी को भारतीय इतिहास में काक वर्ण के नाम से ये जाना जाता है। काक वर्ण का मतलब क्या होता है? काक माने कौवा होता है, अब वर्ण माने क्या होता है? रंग होता है, यानी कौवे के रंग का था ये कालाशोक, ठीक ना। ये काले रंग का था, इसीलिए उसको काक वर्ण इतिहास में कहा गया है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर? ये पूछ रहा है प्रश्न कि 300 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए फारस में, बी बेबीलोन में, सी मैसिडोनिया में, डी तक्षशिला में। तो इसका सही आंसर होगा बेबीलोन। बेबीलोन में मलेरिया रोग के कारण 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई, ठीक ना। तो इसका आंसर बन रहा है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई? बेबीलोन में, ठीक ना। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान एवं पोरो की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला, ठीक ना। विकल्प में ए दे रहा है रावी नदी के तट पर, बी झेलम के तट पर, सी सतलज के तट पर, डी चेनाब के तट पर। तो इसका सही आंसर होगा झेलम नदी, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा? झेलम नदी, वितस्ता नदी। झेलम का प्राचीन नाम मिलता है वितस्ता। अगला प्रश्न, किस प्रकार का मृदभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ में प्रतीक माना जाता है? यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने। तो गेरू रंग वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, सी उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, यही आपका सही आंसर होगा। डी दे रहा है काले और लाल बर्तन। तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन होगा। अगला प्रश्न, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? यानी पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ए विकल्प ग्रामक, बी भोजक या ग्राम भोजक, सी ज्येष्ठक, डी ग्रामपति। तो मुखिया को कहा गया है भोजक या ग्राम भोजक कहा गया, ठीक ना। अगला प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी ए विकल्प पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिव्रज, डी चंपा। तो ये आपका सही आंसर होगा, ये आपका सही आंसर होगा प्रथम राजधानी गिरिव्रज, यानी गिरिव्रज राजगृह, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई थी, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज, इसके बाद पाटलिपुत्र बनाई गई थी, ठीक ना। उसके बाद फिर वैशाली बनाई गई, उसके बाद फिर पाटलिपुत्र को ले जाया गया। तो यहाँ जानिएगा इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज है, ठीक ना। फिर आपका जो है कि नहीं, उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, फिर शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग जो था वैशाली को राजधानी बनाया, फिर उसी वंश का शासक कालाशोक फिर पाटलिपुत्र पुनः राजधानी को लाया था। तो ऐसे आपका जो है कि नहीं मगध की राजधानी के विषय में जानकारी मिलते हैं हम, ठीक ना। तो ये आंसर होगा गिरिव्रज, यानी प्रश्न आ रहा है मगध की प्रथम राजधानी पूछ रहा है, तो ये गिरिव्रज होगा। अगला प्रश्न, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो देखिए, ये प्रश्न आपको मैं पहले बता दिया हूँ। तो किसके समय? ए विकल्प अजातशत्रु द्वारा, बी कालाशोक द्वारा, सी उदयन द्वारा, डी कनिष्क के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा उदयन।
ये हर्यक वंश के शासक हैं उदयन, अजातशत्रु के पुत्र हैं। उसी ने जो है कि नहीं पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ये विकल्प महाभारत में, बी आगुंतर निकाय में, सी छांदोग्य उपनिषद में, डी संयुक्त निकाय में। इसका सही आंसर होगा बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय। इसका क्या आंसर होगा? बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी दी गई है। और अगर जैन रचना पूछेगा तो भगवती सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? यानी प्रश्न है मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। ठीक ना? तो इसका सही आंसर होगा ए विकल्प दे रहा है महापद्मनंद, बी घनानंद, सी सुकल्प, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो मगध का राजा पूछ रहा है सिकंदर के समकालीन, तो ये आपका नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। ठीक ना? जिसको भारतीय इतिहास में अग्रमीज कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 4वीं सदी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 2री सदी ईसा पूर्व, डी 1ली सदी ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। कहाँ? यानी अभिलेखी साक्ष्य से प्राप्त होता है कि नंद राज के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ए विकल्प अंग में, बी वंग में, सी कलिंग में, डी मगध में। तो ये कलिंग में जो है आपका नंद राजा के द्वारा जो है एक नहर खोदी गई थी। ठीक ना? खुदवाई गई थी। अगला प्रश्न, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग के अपने अधीन किया था। यानी पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। साइरस, कोम्बिसिस, सी डेरियस, डी जेरिसिस, क्षयार्थ। तो इसका सही आंसर है डेरियस। डेरियस ने भारत के कुछ भागों पर अधिकार किया था। ठीक ना? अगला प्रश्न है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ए विकल्प भजिसंघ, वैशाली, बी पंचाल, सी दोनों एक साथ, डी किसी के साथ नहीं। तो ये आपका सही आंसर होगा ए। भजिसंघ को जीतने के लिए उसने अजातशत्रु ने भजिसंघ को जीतने के लिए रथ, मुसल और महाशिला कंटक 2 हथियारों का प्रयोग किया था। ठीक ना? तो ये भजिसंघ को जीतने के लिए आपका वो जीता था, उसको जो साथ युद्ध किया था। अगला प्रश्न, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ए विकल्प महापद्मनंद, बी घनानंद, सी कालाशोक, डी इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम आपका घनानंद था। ठीक ना? अंतिम शासक कौन था? घनानंद। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। यानी भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के बी विकल्प कनिष्क के शासनकाल में, सी विकल्प 600 ईसा पूर्व में, डी 300 ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर होगा 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व में सिक्कों का प्रचलन हो गया था। अगला प्रश्न, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए,
अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? ये प्रसेनजीत हैं, प्रसेनजीत। तो राजाओं पर विचार कीजिए जो बुद्ध के समकालीन थे। तो इसमें अजातशत्रु बुद्ध के समकालीन थे, प्रसेनजीत, कौशल नरेश प्रसेनजीत, ये आपके ये मगध के राजा अजातशत्रु, ये कौशल के राजा थे प्रसेनजीत। तो यही बुद्ध के समकालीन थे, ए और 3। अब इसमें विकल्प में देखिए दे रहा है केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत समकालीन थे। तो देखिए विकल्प में 1, 3 कहाँ दे रहा है, तो सी विकल्प में 1 और 3 दे रहा है, ठीक ना, यही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? ठीक ना, किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। ए विकल्प में कौशल, बी अंग, सी अवंती, डी वैशाली। तो ये सही आंसर होगा अंग। ठीक ना, इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखिए जीवक के विषय में आप जानेंगे। जीवक ये सालवती एक गणिका थी, उसी का पुत्र था ये, ठीक ना, और ये राजवैद्य थे, ठीक ना। और बिंबिसार ने अपने दरबार में इनको रखा और अंक दरबार में भी भेजा था, ठीक ना, चिकित्सा हेतु। अगला प्रश्न, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? यानी अवंती को किस शासक ने जीता था? ए विकल्प अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी शिशुनाग, डी महापद्मनंद। तो अवंती को किसने जीता था? अवंती को आपका महापद्मनंद ने जीता था, ठीक ना। अगला प्रश्न देखेंगे, किस मगध सम्राट ने अंग के विलय अपने राज्य में कर लिया था? यानी अंग को किस शासक ने जीता था? ए विकल्प बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी शिशुनाग। तो अंग को जीत करके मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? बिंबिसार ने मिलाया था। इसका सही आंसर क्या होगा हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने अंग को जीत करके मगध साम्राज्य में मिलाया। अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो अवंती, वत्स, ए बी दोनों, काशी। तो देखिए अवंती को भी जीता था, वत्स को भी जीता था, ठीक ना, काशी को नहीं वो जीत पाया था। लेकिन इसमें विकल्प, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो काशी का नहीं किया था, ठीक ना, ये नहीं किया था कह रहा है। तो वो अवंती का किया ही था, वत्स का किया ही था, उसके बाद डी काशी है, तो इसका नहीं किया था। अगला प्रश्न, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए पहले ए विकल्प बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी शिशुनाग। इसका सही आंसर अजातशत्रु। ये काशी और लिच्छवी को जीत करके मगध में मिलाया था, ठीक ना। अगला प्रश्न, सिकंदर के आक्रमण के समय, किसके आक्रमण के समय? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी शुंग वंश, डी कण्व वंश। इसका सही आंसर है नंद वंश। जब सिकंदर महान भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध का राजा घनानंद था, और घनानंद किस वंश का था? नंद वंश का था। तो इसका सही आंसर होगा, यानी सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसी एक का शासन था, तो नंद वंश के शासक घनानंद का था। तो वंश पूछ रहा है तो नंद वंश लगाएंगे।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? यानी शक्तिशाली नगर राज्य पूछ रहा है। तो इसमें देखिए आपका ये 4 दिया है। ए विकल्प गांधार, बी कंबोज, सी काशी, डी मगध। तो सबसे शक्तिशाली नगर राज्य आपका मगध था। इसमें विकल्प में सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो देखिए आप यहाँ कपिलवस्तु के शाक्य गणतंत्र था। इस कपिलवस्तु में कुशीनगर के मल ये भी थे, वैशाली के लिच्छवी ये भी गणतंत्र था, लेकिन मगध यहाँ राजतंत्र था। आपका जो है कि नहीं, इसका सही आंसर होगा डी। एक बार पुनरावृत्ति कर लीजिए, निम्नलिखित किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ए विकल्प कपिलवस्तु के शाक्य, बी कुशीनगर के मल, सी वैशाली के लिच्छवी, डी मगध। आपका सही आंसर होगा इस प्रश्न का डी। अगला प्रश्न है, गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ है धनी किसान, धनी व्यापारी, डी धनी व्यक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा धनी किसान। धनी किसान को क्या कहा गया है? गृहपति कहा गया है। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? यानी श्रेणियों को के संचालक को क्या कहा जाता था? जो व्यापारी श्रेणियां थी व्यापारियों की, उनको क्या कहा गया है? तो ए विकल्प श्रेष्ठीन, बी सेठ, सी जेठक, डी ग्राम भोजक। तो इसका सही आंसर होगा श्रेष्ठीन। यानी श्रेणियों के संचालक को किस नाम से जाना जाता था? श्रेष्ठीन के नाम से जाना जाता था। तो आज यहीं तक इस वीडियो को रहने दिया जाए, शेष अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।